हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर देखिए हमें ABCDE ये 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि भाई इन पांचों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मेनली इट इज़ अ थियोरिटिकल क्वेश्चन है ना। तो हम एक एक स्टेटमेंट को लेंगे और उसे देखेंगे कि भाई वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट ए से। तो ए में देखिए क्या है, क्रोम स्टील इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स। अब बताइए भाई कि क्रोम स्टील क्या चीज़ है। ये जो क्रोम स्टील है ये किस तरह का स्टील है, हमें पता होना चाहिए कि क्रोम स्टील इज अ नॉन स्टेनलेस टाइप ऑफ स्टील। अब बताइए भाई क्रोम स्टील कहाँ पे यूज होगा। इट इज अ स्टील, ये यूज होगा उन जगह पे जो कि रेजिस्ट करता है करोशन को। मतलब क्रोम स्टील इज यूज्ड वेयर वी नीड टू प्रिवेंट करोशन ड्यू टू एनवायरनमेंट, है ना। तो क्रोम स्टील प्रिवेंट्स करोशन। तो ये कहाँ पे यूज होगा बताइए। अब कॉमन सेंस हमें बोलता है कि ये मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कार के जो पार्ट्स है, गाड़ी का जो पार्ट्स होता है, जैसे कि बॉल बियरिंग में ये यूज होता है। टूल्स मतलब वेरियस कार टूल्स, इंजीनियरिंग टूल्स विच आर मेड ऑफ स्टील आर एक्चुअली मेड ऑफ क्रोम स्टील। इसके अलावा ये ड्रिल्स में भी यूज होता है, ड्रिल्स, और ऑल्सो इट इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स। तो ये सब जगह पे मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रोम स्टील दिख जाएगा हमें। ये एक्चुअली कोरोशन को प्रिवेंट करता है। ये वाला जो स्टील है ये कोरोशन को प्रिवेंट करेगा। और कहाँ पे यूज़ होगा देखिए, बॉल बियरिंग में, गाड़ी के बॉल बियरिंग में, टूल्स में, वेरियस टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होगा और यूटेंसिल्स में भी यूज़ होगा। तो चलिए स्टेटमेंट 1 को अब हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर था क्रोम स्टील इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स। तो भाई देखिए ये तो एकदम सही बात हो गया, क्योंकि ये ड्रिल्स के लिए भी यूज़ होता है और कटिंग टूल्स के लिए भी यूज़ होता है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि ऑप्शन जो ए था, हमारा जो स्टेटमेंट ए था, स्टेटमेंट ए इज परफेक्टली राइट। तो अब हम चलेंगे स्टेटमेंट 2 के तरफ, मतलब स्टेटमेंट बी के तरफ। स्टेटमेंट बी को देखिए, द फाइन डस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लिकर्स। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम डस्ट का फंक्शन क्या है। मतलब हमारा नॉर्मल जो प्रैक्टिकल लाइफ है यहाँ पे एल्यूमिनियम डस्ट का क्या यूज़ है। तो देखिए भाई हमें पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो डस्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर पेंट्स, मतलब डिफरेंट कलर्स, पिगमेंट्स और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में भी यूज़ होता है ये। इसके अलावा ये यूज़ होगा एक्सप्लोसिव में यूज़ होगा एल्यूमिनियम डस्ट। एक्सप्लोसिव, एब्रेसिव जो कंपाउंड्स है, सेरामिक जो कंपाउंड्स है, इस सब में यूज़ होगा। रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ होता है ये हमारा एल्यूमिनियम पाउडर, है ना। इसके अलावा एल्यूमिनियम पाउडर ऑल्सो मेनली कोई केमिकल्स फॉर्म करता है। केमिकल्स हम रेडी कर सकते हैं एल्यूमिनियम डस्ट से। केमिकल्स लाइक सम
इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एल्यूमिनियम केमिकल्स, ये भी हम बना सकते हैं इससे। एंड ऑल्सो इट मे बी यूज्ड एज कैटालिस्ट्स, ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के कैटालिस्ट में भी यूज़ होगा एल्यूमिनियम डस्ट। तो अब देखते हैं, हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम डस्ट का यूज़ क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फाइन डस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लिकर्स। यस भाई, ये तो सही बात है, पेंट्स, पिगमेंट्स, लिकर्स, इस सब में एल्यूमिनियम डस्ट सच में यूज़ होता है। तो हमें क्या मिला? हमें मिला स्टेटमेंट बी जो था, इट इज़ ऑल्सो राइट। तो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, पहले हम इन दोनों को चेक किए और दोनों ही राइट आ गया है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सी के तरफ। तो स्टेटमेंट सी में देखिए क्या दिया है। दिया है कि कॉपर इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम पहले अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल किन किन तरह का हो सकता है? 3 तरह का अल्कोहल हो सकता है ना। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहले हम अल्कोहल को लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा 1st डिग्री अल्कोहल, ये है हमारा 1st डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, है ना। सेकेंड डिग्री अल्कोहल कैसा होगा? ऐसा होगा, देखिए CH एंड यहाँ पर होगा OH। ये है हमारा सेकेंड डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। और टर्शियरी अल्कोहल कैसा होगा? ऐसा होगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल, R एंड OH। ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल, है ना। तो हम 1st डिग्री अल्कोहल किसे बोलेंगे? जो कंपाउंड में द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप 1st डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे 1st डिग्री अल्कोहल। जिस कंपाउंड में हमारा अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप 2nd डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैसा कार्बन है? 2nd डिग्री कार्बन है। ये था हमारा 1st डिग्री कार्बन, है ना। और ये है हमारा 3rd डिग्री कार्बन, है ना। जो कार्बन ओनली 1 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं 1st डिग्री कार्बन। जो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं 2nd डिग्री कार्बन। एंड दैट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन्स दैट इज नोन एज 3rd डिग्री कार्बन। बहुत ही सिंपल है। तो हम बना चुके हैं 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल। अब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉपर देंगे और रिएक्ट कराएंगे, देखेंगे हम क्या होता है। तो चलिए हम कॉपर देते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल को हम कॉपर एंड वेरी हाई टेम्परेचर दे दिए। 2nd डिग्री को भी हम कॉपर एंड वेरी हाई टेम्परेचर दे दिए 573 केल्विन। और 3rd डिग्री में भी हम वेरी हाई टेम्परेचर एंड कॉपर को दे दिए। तो भाई हमें पता था कि Cu along with high temperature, Cu and high temperature, this is a very good oxidizing agent। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉपर along with very high temperature is a very good oxidizing agent। मतलब ये दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो चलिए देखते हैं एक एक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहला वाला जो 1st डिग्री अल्कोहल था, उसमें जब हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराए तो हमें क्या मिला पता है? हमें मिल गया RCHO, दैट इज एल्डिहाइड मिला है हमें। सेकेंड जो रिएक्शन है 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर जब हम कॉपर एंड हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR, दैट इज कीटोन ग्रुप मिलेगा हमें। देखिए, ये देखिए कीटोन ग्रुप,
यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप। और बताइए, जब 3rd डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे Cu से तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा भाई साहब C, इधर एक R, इधर एक R डैश, इधर देखिए इधर R था तो इधर R ही रहेगा, इधर R डैश, और इधर जो होगा वो रहेगा हमारा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर था हमारा एक CH3, तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला है एल्कीन ग्रुप। तो ये है हमारा मसला। तो जब भी कोई अल्कोहल कॉपर से रिएक्ट करेगा तो वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइप ऑफ अल्कोहल इज रिएक्टिंग। अगर 1st डिग्री अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होके बनाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम 2nd डिग्री अल्कोहल को कॉपर और हीट से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है देखिए कीटोन। और अगर 3rd डिग्री अल्कोहल को हम कॉपर से रिएक्ट कराए तो हमें मिला डबल बॉन्डेड ग्रुप, दैट इज एल्कीन। तो अब पता चल गया हमें कि कॉपर कैसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। देखिए कॉपर इज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज करके 3 चीज़ें बना सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कीन। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के अल्कोहल के साथ कॉपर रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए ये आइडिया दिमाग में लेके हम चलते हैं सी स्टेटमेंट की तरफ। वहाँ पर था कॉपर इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या ये सही है? कॉपर क्या रिड्यूस कर रहा है? नहीं भाई साहब, कॉपर तो ऑक्सीडाइज करता है, ये कैसे रिड्यूस करेगा अल्कोहल को? तो भाई हमें क्या मिला? हमें मिला कि ऑप्शन सी जो है वो गलत बात है। कॉपर इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो आया समझ में? देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा सवाल था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 3 रिएक्शन यहाँ पर आपको काम में आएगा और आपको जानना पड़ेगा कि कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए अब ABC हो गया, तो हम अब चलते हैं ऑप्शन डी के तरफ। तो ऑप्शन डी में देखिए जिंक डस्ट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। तो यहाँ पर फिर से एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम, दैट इज हमसे पूछा गया कि भाई जिंक डस्ट जो है, जिंक डस्ट का यूज़ क्या है। देखिए हम पहले एल्यूमिनियम डस्ट का यूज़ देखे हैं, अभी जिंक डस्ट का यूज़ हमसे पूछा। तो सिमिलरली हमें पता होना चाहिए कि जिंक डस्ट जो है ये भी पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट फॉर्म्स इंक्स, पेंट्स, डाइज, कलर्स एट्सेट्रा। तो कलर इंडस्ट्री में जिंक डस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर है जिंक डस्ट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या वो पेंट इंडस्ट्री में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखिए भाई हमें पता है कि जिंक जो है इट इज अ वेरी गुड, क्या वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें पता है ये बात। तो हम जान चुके 2 चीज़, एक कि जिंक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरा कि जिंक कलर इंडस्ट्री में कलर प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो ये 2 आइडिया को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा स्टेटमेंट डी, दैट इज जिंक डस्ट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। तो आया समझ में? हमें क्या मिला? हमें मिला कि ऑप्शन जो डी है, स्टेटमेंट जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी देखिए ए, बी और डी हमें करेक्ट मिल गया। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट की तरफ।
दैट इज स्टेटमेंट ई। देखिए यहाँ पर है आयरन इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग जिंक। यहाँ पर क्या है, देखिए आयरन इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग जिंक, मतलब दो मेटल्स दिया हुआ है यहाँ पर, एक है हमारा आयरन और दूसरा है जिंक। अब गैल्वनाइजिंग मतलब क्या है बताइए। गैल्वनाइजिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, है ना। गैल्वनाइजिंग इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच a metal is covered over another metal। एक मेटल के ऊपर और एक मेटल का कवरिंग होता है गैल्वनाइजेशन में। गैल्वनाइजेशन है ना, गैल्वनाइजेशन मतलब कवरिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर। क्यों करता है हम ये कवरिंग? टू प्रिवेंट कोरोशन, है ना। कोई भी मेटल जब एलिमेंट में खुला रहता है तब एलिमेंट का जो ऑक्साइड्स है वो ऑक्साइड वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और धीरे धीरे वो मेटल कोरोड हो जाता है ना। तो टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस, टू सेव द मेटल, हम दूसरे एक मेटल का कवरिंग वो पहले वाला मेटल के ऊपर लगा देते हैं और उसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर गैल्वनाइजेशन ऑफ जिंक के लिए आयरन यूज होता है ऐसा बोला गया है, मतलब यहाँ पर जिंक रहेगा अंदर और जिंक के ऊपर जो कवरिंग होगा वो होगा आयरन का। क्या ये सही बात है? अब हम सोचते हैं कि आयरन और जिंक इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है। हमें पता है कि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ये बात हमें पता है कि आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन जिंक। अब बताइए गैल्वनाइजेशन में हम कौन सा मेटल को सेव करेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जल्दी एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके कोरोड हो जाएगा, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। मतलब गैल्वनाइजेशन में अंदर रहता है कौन सा मेटल? गैल्वनाइजेशन में अंदर रहेगा मोर रिएक्टिव मेटल और उसे प्रोटेक्ट करेगा बाहर से जो है लेस रिएक्टिव मेटल। तो प्रोटेक्ट करेगा बाहर से लेस रिएक्टिव मेटल, अंदर रहेगा मोर रिएक्टिव मेटल, है ना। क्यों ये है? अरे यही तो होगा, अगर मोर रिएक्टिव मेटल बाहर चला जाएगा तो वो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसे ही जल्दी रिएक्ट करता है मोर रिएक्टिव जो मेटल है। अगर उसे हम खुला एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वो तो ऐसे ही करोड हो जाएगा। लेकिन अगर मोर रिएक्टिव मेटल अंदर रहेगा और लेस रिएक्टिव जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता एनवायरनमेंट से उसे हम बाहर रख दिए कवरिंग के हिसाब से, तो वो प्रोटेक्ट करेगा मोर रिएक्टिव मेटल को, है ना। तो ये है हमारा गैल्वनाइजेशन का आइडिया। अब देखिए हमें पता है कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन जिंक और यहाँ पर अगर Fe जिंक के बाहर रहे तो Fe तो ऐसे ही मोर रिएक्टिव है, पहले ही Fe कोरोड हो जाएगा, वो कैसे जिंक को प्रोटेक्ट करेगा? तो कैसे होगा गैल्वनाइजेशन? तो भाई ये सही बात है क्या? नहीं, हमें पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन शुड बी विद इन जिंक, आयरन अंदर होना चाहिए और जिंक का जो कवरिंग है वो बाहर होना चाहिए, है ना। सो यू सी जिंक एक्चुअली प्रोटेक्ट्स आयरन टू प्रिवेंट द कोरोशन ऑफ आयरन। तो हमें पता चला है कि जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन, लेकिन यहाँ पर दिया था आयरन इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग जिंक, पूरा उल्टा स्टेटमेंट दिया है। तो भाई स्टेटमेंट ई ये तो गलत बात है, ये गलत बात है, इसका उल्टा सही है। दैट इज जिंक इज यूज्ड, लेस रिएक्टिव जिंक मेटल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट more reactive iron metal from corrosion, that is galvanization. So hope you have understood all the answers of these 5 statements, है ना। तो देखिए हमें क्या क्या सही मिला है। यहाँ पर हमें A, B and D
ये तीनों हमें करेक्ट मिला है। तो चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और ढूंढते हैं हमारा आंसर। ऑप्शन 1 को ही देख लीजिए, A, B and D only. So we have got our answer. Our answer is option 1. So hope you have understood the problem very well. है ना, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रॉब्लम था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी था, बहुत इजी था। सो थैंक यू ऑल।